हेलो एंड वेलकम। आज हमारे कैपेसिटर वाले चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। और जैसा कि आप लोग को अगर याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने आपको एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन, और मैंने बोला था कि आप लोग इसको ट्राई करना। क्वेश्चन काफी अच्छा था, तो सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ओके, क्वेश्चन क्या था कि अ रेडियो एक्टिव सोर्स इन द फॉर्म ऑफ अ मेटल स्फीयर of diameter 10 to the power minus 3 meter emits beta particles at a constant rate of 6.25 into 10 to the power 10 particles per second। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वो रेडियो एक्टिव सोर्स का मेटल था वो एक सेकेंड में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 10 बीटा पार्टिकल्स को एमिट करता है। और सबको ये पता होना चाहिए कि जब किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो उस पर प्लस ई का चार्ज आता है। कितना चार्ज आता है? प्लस ई का चार्ज आता है, ये सबको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन को करता हूं रीड। इफ द सोर्स इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, इसका मतलब ये हुआ कि उसके आसपास और भी कोई चार्ज नहीं था। ये देखिए, ये इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा एक की पॉइंट है, सब इसको मिस कर देते हैं। ये एक की पॉइंट इसलिए है क्योंकि इसके आसपास अगर कोई और चार्ज नहीं था, मतलब कि इस कंडक्टर को आप आइसोलेटेड कंडक्टर मान के उसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं वही लिखेंगे। समझ में आया ना? ओके। इसके बाद क्या है कि हाउ लॉन्ग विल इट take for its potential to rise by 1 volt, comma, assuming that 80% of emitted beta particles escape from the surface। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो, मैं फिर से इसको आपको सबको एक बार समझा देता हूं अच्छे से। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन का मतलब ये है कि मेरे पास एक ये कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है जो कि एक मेटालिक स्फीयर के शेप में है। ओके, इसका हमको डायमीटर दिया हुआ है, तो वहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसका रेडियस। हमको मीडियम के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि इसको हमने वैक्यूम में प्लेस किया है, क्योंकि हमको सीखे हैं हमने कि आप कंडक्टर को किस मीडियम में रखते हो तो उससे हिसाब से उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज करता है। ओके, तो हमको इसका डायमीटर कितना दिया हुआ था? बोलिए 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका रेडियस कितना आएगा। यहाँ से इसका रेडियस बोलिए कितना आएगा? इसका रेडियस आ जाएगा हाफ ऑफ द डायमीटर, या आप इसको लिख सकते हो 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ये आ गया इसका रेडियस। अब क्या बोला कि इससे जो बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स पर सेकेंड, वो कितना है? वो आपका है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 10। और मेरे को क्वेश्चन में एक बात और मेंशन है कि ये जो यहाँ से बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है वो सारा का सारा इसका सरफेस लीव नहीं कर जा रहा है, मतलब कि सारे के चलते आपको चार्ज नहीं मिलने वाला है। तो ओनली 80% इसके सरफेस को एमिट कर रहा है, मतलब कि इस पे जो चार्ज आने वाला है वो बीटा पार्टिकल जो एमिट कर रहे हैं उनका 80% ही आएगा। तो मैं आपसे बोलूं अगर कि इस स्फीयर पे एक सेकेंड में कितना चार्ज आ रहा है, तो चार्ज पर सेकेंड कितना आएगा? तो पहले आप फाइंड करो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स पर सेकेंड जो एमिट कर रहा है एंड इनटू प्लस ई चार्ज कर देना, वही ना? ओके सर, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 10 बीटा पार्टिकल्स टोटल निकल रहा था। इसका ओनली 80% इस सरफेस से बाहर आ रहा था, तो ओनली 80% के चलते चार्ज आएगा। और कितना आएगा चार्ज? तो आप इसको प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा कूलम पर सेकेंड। मतलब कि इस स्फीयर पे इतना चार्ज पर सेकेंड आ रहा है। समझ में आया ना? आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपका आंसर आएगा, यहां से देखो, मतलब ये जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका मेटालिक स्फीयर था उस पर एक सेकेंड में इतना चार्ज आ रहा है। अच्छी बात है सर। अब हमसे अब देखो, अब आप इसका फाइंड कर लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। क्यों? क्योंकि हमको इसका पोटेंशियल पता है 1 वोल्ट, हमको पता है ना, इसका हमको पोटेंशियल पता है 1 वोल्ट। अगर हम इसका कैपेसिटेंस वैल्यू फाइंड कर लें तो हमको इस पे चार्ज मिल जाएगा कि हमको कितना चार्ज चाहिए। और हमको पता है कि एक सेकेंड पे इस पे 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम चार्ज आ रहा है, तो वहां से हम लोग टाइम इजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके ना? तो इसका कितना होगा वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब जब आप इन सारे वैल्यू को पुट करोगे तो आपका यहाँ से वैल्यू कुछ ऐसा आएगा। देखो यहाँ से मैं लिखता हूँ कि 4 इंटू पाई को आप लिख लो 3.14, एप्सिलॉन नॉट को आप लिख लो 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और आर को आप लिखो 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। आप इसको सॉल्व करने के बाद
वैल्यू जो आपका आने वाला है वो कुछ आपका आएगा, देखो वो आपका वैल्यू आएगा 1/18 इंटू 10⁻⁻12 फराड। अच्छा यहाँ पे 1/18 हमने ऐसे किया ना कि हमने, अच्छा एक काम करो, अब 4 पाई जो है ना एप्सिलॉन नॉट, इससे आपका और थोड़ा इजी हो जाएगा टू कैलकुलेट। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ कर दो पुट 1/9 इंटू 10⁻9 कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ से आपका अब इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। हाँ सर बिल्कुल, ये आ गया हमको सी। अब हमको इसका भी कितना पता था, 1 वोल्ट। इसका मतलब कि हमको इस पे जो चार्ज चाहिए वो चाहिए Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, और V तो 1 वोल्ट ही है, तो इस पे हमको चार्ज कितना चाहिए 1/18 इंटू 10⁻12 कूलम। हमको इस पे इतना चार्ज चाहिए, पक्की बात है ना। हमको इस मेटालिक स्फीयर पे इतना चार्ज चाहिए, और हमको पता है कि इस पे 1 सेकंड में इतना चार्ज आ रहा है। इस पे 1 सेकंड में आ रहा है चार्ज 8 इंटू 10⁻9 कूलम। इस पे चार्ज आ रहा है 1 सेकंड में। तो अगर मेरे को टाइम फाइंड करना हो तो बोलिए, तो 1 सेकंड में इतना चार्ज, तो t सेकंड में कितना आएगा चार्ज, तो इन टी सेकंड चार्ज कितना आने वाला है, चार्ज ऑन स्फीयर इज, बोलिए कितना, 8 इंटू 10⁻⁻9 इंटू टी कूलम, यही ना। इस पे टी सेकंड में इतना चार्ज आने वाला है। अब हमको तो यही टी फाइंड करना है ना, तो आप इस पूरे चार्ज को इसके इक्वल कर दो। इसका मतलब कि 8 इंटू 10⁻⁹ इंटू टी इज इक्वल टू 1/18 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ से आपको t का वैल्यू मिल जाएगा। आप जब यहाँ से t का वैल्यू सॉल्व करोगे, आप इसको खुद से सॉल्व करना, मैंने इसको साइड में रफ किया है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 6.95 माइक्रोसेकेंड। ये आपका हो जाएगा आंसर, 6.95 माइक्रोसेकेंड इज द आंसर। इतने समय में उस मेटालिक स्फीयर पे आपका चार्ज जो है वो आएगा कितना, उस पे चार्ज आ जाएगा 1/18 इंटू 10⁻12 कूलम, या फिर उसके जो पोटेंशियल इसका 1 वोल्ट से राइज कर जाएगा। अच्छी बात है ना। आप जल्दी से इसको कॉपी कर लो और इसको आप अच्छे से समझ भी लो एक बार। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम लोग नेक्स्ट जो अपना चर्चा करने जाएंगे वो हम लोग करेंगे ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग करते हैं चर्चा ऑन द टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, या जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। मैं इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक बार जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है उसका मैं आपको एक बार रिकैप, झांकी एक बार दिखा देना चाहता हूं। लास्ट क्लास में हमने फाइंड किया था कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है सबको अच्छे से पता होगा। अगर आपको अच्छे से पता नहीं है तो काइंडली जाके आप मेरा लास्ट लेक्चर जरूर देखना, वहां पे मैंने अच्छे से सबको एक्सप्लेन किया था। अच्छी बात है ना। और लास्ट क्लास में हमने ऐसा बोला था कि आपको अगर चार्ज स्टोर करना है या आपको अगर एनर्जी स्टोर करना है तो आप उसको एक सिंगल कंडक्टर पे भी स्टोर कर सकते हो, और जिसको हमने बोला था सिंगली आइसोलेटेड कंडक्टर। ओके, और हमने इसका कैपेसिटेंस वैल्यू फाइंड किया था फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर, और वो कितना आया था, वो आपका आया था 4πε0 r। अगर आपने इसको वैक्यूम में प्लेस किया है, अगर आप इसको किसी और मीडियम में रखते थे तो हम उसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। अच्छी बात है सर। और वहां से हमने एक बात आपको और बताई थी कि आपको जब भी कैपेसिटेंस फाइंड करना हो तो आप क्या फाइंड करना कि उस पे चार्ज बाई उसका पोटेंशियल। और हमने एक बात आपको और कहा था कि आप जो चार्ज स्टोर कर सकते हो उसका एक लिमिट है। उसका लिमिट क्या था कि आपको उतना ही चार्ज स्टोर करने दिया जाएगा कि उससे वो जो आपका कंडक्टर था उसका पोटेंशियल ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा ना हो जाए, या उसके आसपास का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस मीडियम के, बोलिए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा ना हो जाए। और जिसका हमने बोला था कि फॉर एयर कितना होता है 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। इससे ज्यादा आपका फील्ड नहीं होना चाहिए कंडक्टर के आसपास, नहीं तो वो चार्ज को लीक करने लगेगा। समझ में आया सबको? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए, अब मैं आपसे अगर बोलूं कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि आपके पास अगर एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर है तो आप उस पर एक चार्ज स्टोर तो कर सकते हो, लेकिन वो चार्ज स्टोरेज बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होता है। और हमने आपको ये भी कहा था कि किसी भी आपके पास अगर एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर है
उसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू C होता है वो उसके चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, वो उससे इंडिपेंडेंट होता है। भले ही आपको यहाँ फॉर्मूला में Q/V दिख रहा है, लेकिन हमने कहा था कि आप अगर चार्ज का वैल्यू चेंज करोगे तो उसका पोटेंशियल भी चेंज करेगा, और वो ऐसे चेंज करेगा कि उसका Q/V का रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर अ गिवन कंडक्टर आप अगर उसका शेप, साइज या मीडियम कुछ चेंज नहीं करते हो तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अब हमने आपको लास्ट क्लास में एक बातें हमने आपको और बताई थी, वो बातें ये थी कि सर अब हम कैसे ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो हमने आपको बोला था कि आप तब यूज करना कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर और जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर्स। ठीक है ना, कैपेसिटर का मतलब ये होता है कि आपका दो कंडक्टर का हम लोग कॉम्बिनेशन एक साथ लाते हैं उन दोनों को, तब वो फॉर्म होता है कैपेसिटर। बहुत सारे बुक में आपको सिंगल कंडक्टर को भी कैपेसिटर बोलता है, लेकिन वहां हम लोग ऐसा मानते हैं कि इनफाइनाइट पे एक और कंडक्टर था। ओके ना, तो ये सब बातें आप लोग ध्यान रखना, इसमें कोई चाप वाली बात है नहीं। अब जरा ये हम लोग सोचते हैं, जरा पहले हम लोग समझते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर से कैसे हम लोग कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके पहले मैं आपको एक बार और कुछ बोलना चाहता हूं कि फॉर अ सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर क्यू क्या आया था, सी आपका आया था Q/V, और हमने बोला कि आप अगर उसका चार्ज इंक्रीज करोगे तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। अच्छी बात है सर, मतलब कि आप उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने कुछ ऐसा सिचुएशन एराइज कर दिया, हमने कुछ ऐसा माहौल बना लिया कि जहां पे हम लोग बिना चार्ज को चेंज किए अगर हम पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हम कुछ ऐसा बना लें, सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसमें कुछ चेंज करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर यूज करके, तब ये हो सकता है कि चार्ज आपके क्या होगा कि कंडक्टर पे चार्ज चेंज नहीं करेगा लेकिन उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर चार्ज सेम रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया है, मतलब क्या हो जाएगा, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये कि आप उसमें ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो। अब समझते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो साइंटिस्ट ने इस पे बहुत सारा काम किया, और काम करने के बाद वो लोग कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे, और ये जो आपका कंक्लूजन था वो अचानक नहीं हुआ था, उसमें सालों साल लगे थे। लेकिन हम लोग उसको अच्छे से देखते हैं कैसे कैसे वो आपका प्रोसीड वो लोग किए थे। तो सबसे पहले चलो, मैंने एक लिया है सिंगल कंडक्टर, और इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज क्यू दे दिया। क्या दे दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज क्यू दे दिया। अब हमको पता है कि अगर हमने इस पे चार्ज क्यू दिया है और अगर ये आइसोलेटेड कंडक्टर है तो इसका कुछ पोटेंशियल भी होगा, तो इसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा वो आएगा Q/V, हमने जो सीखा है फॉर अ आइसोलेटेड कंडक्टर। अच्छी बात है सर। चलिए अब हमने क्या किया कि इस आइसोलेटेड कंडक्टर के पास हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर लेके आए हैं। बस हम क्या लाए हैं, एक न्यूट्रल, इसको आप लोग सब अच्छे से समझना। हम एक न्यूट्रल कंडक्टर लेके आए हैं और तब देखते हैं क्या चेंज होता है। अच्छी बात है सर। अब जैसे ही आप इसके पास न्यूट्रल कंडक्टर लेके आओगे तो आपको एक बात पता है कि क्या होगा कि इस न्यूट्रल वाले कंडक्टर पे क्या होने वाला है, चार्ज इंड्यूस होगा। याद है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। हाँ सर बिल्कुल, मतलब कि ये न्यूट्रल कंडक्टर के इधर वाले सरफेस पे इंड्यूस होगा नेगेटिव चार्ज और इधर वाले सरफेस पे इंड्यूस होगा पॉजिटिव चार्ज। अभी इस न्यूट्रल कंडक्टर का चार्ज जीरो ही है, न्यूट्रल ही रहेगा, लेकिन इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। तो अब इस सेपरेशन ऑफ चार्ज से क्या होने वाला है, अब ध्यान से देखिए आप लोग। तो पहले क्या था कि मेरा ये जो कंडक्टर था वो अकेला था, तो इस पे जो पोटेंशियल आ रहा था वो खुद के चलते ही आ रहा था। अब जैसे ही हमने इस दूसरे कंडक्टर को लेके आया, इस पे हो गया सेपरेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि अब जो इस ये जो आपका कंडक्टर है, ये जो आपका कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल अब ये जो आपने न्यूट्रल कंडक्टर रखा है उस पे जो सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ है उसके चलते भी इसका कुछ पोटेंशियल आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हम लोग इस कंडक्टर का पोटेंशियल का बात करेंगे तो ये सिर्फ इसके चार्ज के चलते नहीं होगा, इसके पास वाले कंडक्टर पे जो चार्ज सेपरेशन हुआ है उसके चलते भी हुआ है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अच्छी बात है सर। तो जरा देखो कि अगर मैं बात करूं कि अब पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, तो क्या होगा कि उसका पोटेंशियल उसके खुद के चार्ज के चलते एंड प्लस पोटेंशियल जो आपने न्यूट्रल कंडक्टर रखा था उस पे जो चार्ज सेपरेशन हुआ है उसके चलते भी होगा। अब ध्यान से देखो
तो ये जो न्यूट्रल कंडक्टर पे चार्ज सेपरेशन हुआ है वो कुछ ऐसे हुआ है कि उसका निगेटिव चार्ज जो है वो इस कंडक्टर के करीब है और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कंडक्टर से दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर पे इसके निगेटिव चार्ज वाले का इफेक्ट ज्यादा होगा और इसके पॉजिटिव चार्ज वाले का इफेक्ट कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा कंडक्टर था इसका जो नया पोटेंशियल आने वाला है वो खुद के चार्ज के चलते आएगा, प्लस आएगा ड्यू टू निगेटिव चार्ज, तो वो कुछ आएगा माइनस में। हमने उसको मान लिया है -x। -x क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस माइनस चार्ज ऑन द न्यूट्रल कंडक्टर, एंड प्लस कुछ आएगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज, वो कुछ आएगा +y। इसको मैंने मान लिया है। मतलब कि अब इसका जो नेट पोटेंशियल आने वाला है वो आने वाला है कुछ v ड्यू टू उसका खुद का चार्ज -x + y। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो निगेटिव इंड्यूस चार्ज था वो इस कंडक्टर के करीब था, मतलब कि -x का वैल्यू ज्यादा होने वाला है, -x का वैल्यू ज्यादा होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो कंडक्टर था जिसपे चार्ज हमने +q दिया था उसका क्या हो जाएगा? उसका पोटेंशियल पहले से डिक्रीज कर जाएगा। उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पहले से डिक्रीज कर जाएगा। अब आप ध्यान से देखो तो हमने इस कंडक्टर पे चार्ज तो q ही रखा, चार्ज चेंज नहीं किया, लेकिन एक अनचार्ज कंडक्टर उसके करीब लाने से उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर गया है। मतलब कि अब अगर हम बात करें C = Q/V से तो उस पे चार्ज सेम रहा, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, मतलब कि उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या सबको मेरी बात समझ में आई ना कि कैसे दूसरा कंडक्टर पहले कंडक्टर के करीब लाने से पहले कंडक्टर का कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये स्टेप सोचा, उन्होंने जो भी आपका सोच था उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद एक और कोई साइंटिस्ट आया होगा तो उसने बोला कि सर अगर हमने उस चार्ज कंडक्टर के पास न्यूट्रल कंडक्टर लेके आया तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज किया है, तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा कंडक्टर लेके आ जाएं कि जिसपे निगेटिव चार्ज हो, तब तो पहले वाले कंडक्टर का और भी पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, उससे हम लोग और भी उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर पाएंगे। तो सबने उसके बातों को माना कि हाँ भाई बात तो ये सही बोल रहा है कि अगर हम पहले वाले चार्ज कंडक्टर के पास कोई दूसरा निगेटिव चार्ज वाला कंडक्टर लेके आ जाए तो उसका पोटेंशियल और भी हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए अब उस पर हम लोग करते हैं चर्चा। हाँ, तो अब क्या हुआ कि अब चर्चा और थोड़ा सा बढ़ा आगे कि क्यों ना हम लोग पहले कंडक्टर के करीब में एक दूसरा क्या ले जाए, एक दूसरा ऐसा कंडक्टर लेके आ जाए कि जिसपे चार्ज हो जाए निगेटिव। उससे क्या होगा कि इस पहले कंडक्टर का पोटेंशियल और भी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। करेगा ना? हाँ सर बिल्कुल, ये डिक्रीज कर जाएगा। अच्छी बात है। मतलब ये साइंटिस्ट लोग क्या था कि ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच गए कि अगर आपको कैपेसिटेंस वैल्यू इंक्रीज करना है तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर यूज करो, लेकिन आपने जो कंडक्टर को एक दूसरे के करीब रखा है ना उससे आप क्या करो कि उन पे चार्ज रखो अपोजिट नेचर का। मतलब कि अगर एक पे चार्ज आपने रखा है पॉजिटिव तो दूसरे पे आप चार्ज रखो निगेटिव। इससे क्या होता है ना कि इससे देखो क्या होगा कि इन दोनों कंडक्टर का कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। इन दोनों कंडक्टर के कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। और इसी कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। कि अगर आपके पास दो कंडक्टर क्या है एक दूसरे के नजदीक हैं और उनपे आपने अगर अपोजिट नेचर का चार्ज दिया है ना तो आप उनके कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर देते हो। इसीलिए हम लोग इन प्रैक्टिकल लाइफ टू स्टोर चार्ज हम सिंगल कंडक्टर यूज नहीं करते हैं, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर यूज करते हैं और हम लोग ऐसा कंडक्टर यूज करते हैं कि जिनमें एक पे चार्ज हो पॉजिटिव तो दूसरे पे चार्ज हो निगेटिव। तो उस समय ये बात ऐसा मान लिया गया कि आप दो कंडक्टर को करीब रखो और उनपे चार्ज दो निगेटिव। बात जब कुछ और आगे बढ़ी, बात जब कुछ और सालों बाद जब कुछ बात और आगे बढ़ी, उस समय तक हमारे पास याद है ना कंडक्टिंग सीट वाला कंसेप्ट आ गया। क्या आ गया था? कंडक्टिंग सीट का कंसेप्ट था। तो जरा देखते हैं हम लोग कंडक्टिंग सीट वाले कंसेप्ट को एक बार कि ये मेरे पास मान लो कि दो लार्ज हमने कंडक्टिंग सीट माना है, इनके बीच का सेपरेशन बहुत ही कम है, इनके बीच का सेपरेशन बहुत ही कम है। तो देखिए ये क्या है कि ये भी मेरा कंडक्टर ही है। आपको अगर कैपेसिटर फॉर्म करना है तो आप स्फेरिकल कंडक्टर भी ले सकते हो, आप सीट भी ले सकते हो, प्लेन सीट भी लेके आप कैपेसिटर बना सकते हो, इसमें कोई चाप की बात नहीं होती है। कैपेसिटर का
जो आपका कंडक्टर का शेप कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना सर? हाँ बिल्कुल, मतलब कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ वो पैरेलल कंडक्टिंग शीट भी हो सकते हैं। शीट समझ आया ना, जो हम लोग थिन शीट पढ़े थे। ओके सर, हाँ सर। अब जरा देखिए तो कहानी और क्या आगे बढ़ा कि हमने इस पे चार्ज दे दिया प्लस Q1 और इस पे हमने चार्ज दे दिया माइनस Q2। इससे क्या हुआ कि इससे इन दोनों का पोटेंशियल हो गया डिक्रीज। क्या हुआ? इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल हो गया है डिक्रीज और इससे हम लोग ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। इससे हम लोग इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। अब जरा याद करो, एक बात हमने सीखा था कि आपके पास अगर दो पैरेलल कंडक्टिंग शीट थे और उनपे आपने अगर चार्ज दिया है Q1 और Q2 तो हमने सीखा था कि उसके आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आता था। इन दोनों का जो मीन वैल्यू आता था ना, वही ना कि मीन वैल्यू Q1 प्लस Q2/2। तो हमने एक पे चार्ज दिया है पॉजिटिव और एक पे दिया है नेगेटिव, मतलब कि इसके जो आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आने वाला है। तो यहाँ देखो आएगा Q1 माइनस Q2/2, यहाँ भी आएगा Q1 माइनस Q2/2। बोलो सब लोग, यही ना। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2। बोलो सब लोग। और यहाँ भी आपका आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2। पक्की बात है ना? हाँ सर बिल्कुल। और हमने ये भी सीखा था कि अगर आपने इन दोनों कंडक्टर पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे दिया, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिया, तब क्या आएगा? देखो एट आउटर सरफेस तो क्या आएगा? इन दोनों का समेशन ना, तो Q प्लस माइनस Q, मतलब यहाँ आने वाला है 0, यहाँ भी आने वाला है 0। और हमने इसका चर्चा करके आपको बताया हुआ था कि ये कॉम्बिनेशन हम लोग कैपेसिटर में यूज करते हैं। कुछ याद है ना? तो इससे क्या होगा कि इसके आउटर सरफेस पे चार्ज आ गया 0, तो इसके इनर पे कितना आएगा? देखो यहाँ आ जाएगा प्लस Q और यहाँ आ जाएगा माइनस Q। तो साइंटिस्ट ने और जब अपने चर्चा को आगे बढ़ाया तो बोला कि क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि जो दो नियर बाई कंडक्टर्स थे उनपे हम चार्ज दे अपोजिट नेचर का, और क्यों ना चार्ज उनपे हम इक्वल एंड अपोजिट दे दें कि इस एक पे चार्ज दे प्लस Q तो दूसरे पे दे दे माइनस Q। इससे क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनके बीच में ही होगा, जो भी फील्ड होगा वो इनके बीच में ही होगा। इधर आउटसाइड में ना तो इधर कोई फील्ड होने वाला है और ना तो इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। हाँ सर बिल्कुल। इससे क्या हो सकता है ना कि हम लोग एक पार्टिकुलर रीजन में एनर्जी स्टोर कर पाते हैं, हम लोग एक पार्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर पाते हैं। और फाइनली साइंटिस्ट ने इसी जो आपका था ना ये वाला, इसी मेथड को सबने माना कि ये एक आपका बहुत ही अच्छा मेथड है टू स्टोर चार्ज या फिर टू स्टोर एनर्जी या फिर टू स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड। कि आप अगर चाहते हो एनर्जी स्टोर करना तो क्यों ना हम वो एक पार्टिकुलर रीजन में स्टोर कर लें। पक्का ना? क्यों ना हम उसको एक पार्टिकुलर रीजन में ही स्टोर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएं और जब मेरे को यूज लगे तो मैं सारा का एनर्जी मैं यूज कर पाऊं। समझ में आया ना? तो फाइनली साइंटिस्ट लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि आपको अगर एक कैपेसिटर फॉर्म करना है तो आप दो कंडक्टर लो, दोनों को एक दूसरे के करीब रखो और ऐसे करीब रखो कि जो भी चार्ज आए वो उनके फेसिंग वाले सरफेस पे ही आए, जो भी चार्ज आए वो उनके फेसिंग वाले सरफेस पे ही आए और वो चार्ज आए इक्वल एंड अपोजिट नेचर और उनके आउटर सरफेस पे कोई भी चार्ज ना जाए, उनके आउटर सरफेस पे कोई भी चार्ज ना जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर दो कंडक्टिंग शीट लिया है तो इनके फेसिंग सरफेस पे चार्ज हो जाए प्लस Q और माइनस Q और उनके आउटर सरफेस पे चार्ज कितना हो जाए? उनके आउटर सरफेस पे चार्ज हो जाए 0। इससे आपका जो कैपेसिटर फॉर्म होगा, इससे जो आपका कंडेंसर फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल कैपेसिटर। इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल कैपेसिटर। आइडियल कैपेसिटर हमने क्यों बोला? क्योंकि इसका जो फील्ड होगा वो एक पार्टिकुलर रीजन में ही कन्फाइंड होगा और वो उन दोनों के बीच का जो होगा रीजन वहीं पे स्टोर होता है। समझ में आया ना? हाँ सर बिल्कुल। देखो मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इन दोनों प्लेट को इक्वल एंड अपोजिट चार्ज नहीं दोगे, मतलब कि आपने अगर इसको दिया है प्लस Q1 और अगर आपने इसको दिया है माइनस Q2, इससे क्या होगा कि इससे भी आपका कैपेसिटर फॉर्म होगा, लेकिन इस बार क्या होगा कि आपका चार्ज कुछ इस इनर सरफेस पे आएगा और चार्ज कुछ इस आउटर सरफेस पे ही भी आएगा। इसका मतलब कि आपका जो फील्ड है वो इस पार्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड नहीं होगा, उस पार्टिकुलर रीजन में सीमित नहीं होगा, तब आपका कैपेसिटर आइडियल फॉर्म नहीं करता है।
समझ में आया ना। तो आइडियल कैपेसिटर का मतलब ही हुआ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, उसके आउटर सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं आने वाला है। और हम लोग जब भी स्टडी करते हैं तो हम लोग मेनली आइडियल कैपेसिटर का ही बात करते हैं कि आपका जो दो कंडक्टर था उसके प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, फेसिंग वाले जो सरफेस होंगे, और उनके आउटर सरफेस पे कोई भी हम लोग चार्ज नहीं देते हैं। सबको समझ में आया ना। तो ये आपको हमने बस इसलिए समझाया कि आपको थोड़ा सा ये फील आए कि क्यों हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर यूज करते हैं, क्यों हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर यूज करते हैं, और क्यों हम लोग ऐसा ही सिचुएशन लेते हैं जहां पे दोनों कंडक्टर पे आप इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेते हो। बहुत सारे बुक में आपको ये, मैंने बस आपको इसलिए आपको ये सब ऐसा आपको ये सब मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आपको थोड़ा सा फील आ सके। अब आप लोग इसको समझ चुके हो कि क्यों हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं और क्यों हम लोग ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जहां पे दोनों कंडक्टर पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो। देखो क्वेश्चन कहीं कहीं आपको ऐसा आता है कि दोनों आपका जो कंडक्टर लेगा उस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज नहीं देता है, तो उस केस में भी हम कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं हम आपको क्वेश्चन में बता देंगे। फिलहाल आप लोग ये ध्यान रखना कि फॉर एन आइडियल कैपेसिटर उसके दोनों कंडक्टर पे इक्वल और अपोजिट चार्ज देंगे तो चार्ज सिर्फ उसके फेसिंग सरफेस पे ही आएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं चर्चा कैपेसिटर्स पे और कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स पे कि कैसे हम लोग उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड करेंगे और कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि एक सवाल उठ सकता है कि सर हम लोग कैसे दो प्लेट को इक्वल और अपोजिट चार्ज देंगे। तो ये प्रोसेस आपका बिल्कुल ही सिंपल है। आप एक बैटरी ले लो और उस बैटरी से उस बैटरी के पॉजिटिव वाले जो होंगे टर्मिनल, उससे आप एक जो होंगे कंडक्टर उसको जोड़ो, और जो सेकेंड वाला जो आपका है कंडक्टर उसको आप जोड़ो बैटरी के नेगेटिव से। इससे आपका क्या होता है कि एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज आता है दूसरे प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि आपका क्या होगा, बैटरी क्या होगा कि इस प्लेट से, देखिए ये जो आपका था प्लेट 1, इससे वो खींचता है इलेक्ट्रॉन और वो सप्लाई करता है प्लेट 2 को। तो प्लेट 1 से जितना वो निकालेगा प्लेट 2 में उतना ही वो सप्लाई करेगा, इसलिए प्लेट 1 पे जितना आएगा पॉजिटिव चार्ज प्लेट 2 पे उतना ही आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये सिंपल मेथड है कि कैसे हम लोग आइडियल कैपेसिटर फॉर्म करेंगे। तो आप सिंपल उनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। समझ में आया ना। इसका और भी होते हैं तरीका आइडियल कैपेसिटर फॉर्म करने का। मैं आपको एक और तरीका समझा देता हूं। देखिए क्या है एक और, कि आपके पास एक कोई ऐसा मान लो कि आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है, इस पे आपने प्लस क्यू चार्ज दिया है। अब आप क्या करो कि इसके पास एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लेके आओ। इस पे क्या होगा, तो इस पे इंड्यूस होगा चार्ज, होगा ना। तो यहाँ पे होगा इंड्यूस माइनस क्यू और यहाँ पे होगा इंड्यूस प्लस क्यू। अब आप क्या करो कि इस सेकेंड वाले कंडक्टर के इस फेस को आप ग्राउंड कर दो। इससे क्या होगा, ये जो प्लस क्यू चार्ज था वो फ्लो कर जाएगा ग्राउंड में, और इससे आपका जो सिचुएशन फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा फॉर्म होगा कि प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी आप आइडियल कैपेसिटर फॉर्म कर सकते हो। मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन आपको मेनली जो यूज करना है वो आपको बैटरी से ही जोड़ के करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अपना चर्चा आगे बढ़ाते हैं कैपेसिटर वाले टॉपिक पे। चलो तो ये है अपना कैपेसिटर्स। मैंने इसके बारे में कुछ कहानी लिखा है, उसको मैं रीड कर देता हूँ। सारा कहानी मैंने आपको पहले बता भी दिया है। A combination of two conductors placed close to each other is called a capacitor. Okay, सबको मैंने अभी बताया भी। One of the conductor is given a positive charge and other is given equal negative charge. Full stop. The conductor with positive charge is called positive plate, जिससे आपने चार्ज दिया था पॉजिटिव उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट, एंड विथ नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव प्लेट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर दो कंडक्टर थे और एक पे चार्ज है पॉजिटिव तो आप उसको बोलोगे पॉजिटिव प्लेट, और अगर एक पे चार्ज है नेगेटिव तो आप उसको बोलोगे नेगेटिव प्लेट। ओके, अच्छी बात है सर। देखिए ये पॉइंट आपका जो ये सेकेंड पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट क्या है कि चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। सुनो देखो ध्यान से, हमने क्या बोला है कि आपने अगर कैपेसिटर फॉर्म किया है तो उसमें होंगे दो कंडक्टर, एक पे जितना पॉजिटिव होगा सेकेंड पे उतना ही होगा निगेटिव चार्ज। ओके ना, हाँ सर। लेकिन जब भी हम अगर चार्ज ऑफ कैपेसिटर का बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट मतलब कि हम बात करेंगे प्लस क्यू का। आप कभी भी नेट चार्ज का बात मत करना, इन दोनों प्लेट का चार्ज का बात मत करना आप लोग कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इक्वल टू जीरो।
इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ये गलत बात हो गया। देखो हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग जब भी करते हैं बात चार्ज ऑन द कैपेसिटर तो हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड का। आपने भले ही एक प्लेट पे चार्ज स्टोर किया है पॉजिटिव और दूसरे पे आपने चार्ज किया है स्टोर निगेटिव, लेकिन आपने चार्ज तो स्टोर किया ना। देखिए जितना होता है पॉजिटिव चार्ज आपका स्ट्रेंथ उतना ही निगेटिव चार्ज का भी स्ट्रेंथ होता है। समझ में आया ना? तो आप कहीं ऐसा मत मान लेना कि आपके पास अगर चार्ज माइनस है तो उसका स्ट्रेंथ कम है, ऐसा नहीं होता है। बस हम लोग साइन का उसका बात करते हैं। ओके ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कैपेसिटर के चार्ज का बात करें तो आप लेना चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट और आप इसको अपने दिमाग में बैठा के रख लो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे तक। ओके तो चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। और देखो मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर डज नॉट मीन दैट नेट चार्ज ऑफ बोथ प्लेट्स। नेट चार्ज ऑफ प्लेट्स इज जीरो। नेट चार्ज ऑफ प्लेट्स इज जीरो, लेकिन आपका चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट जीरो। वो आपको लेना है प्लस क्यू, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। ओके ना? मैंने आपको समझा दिया क्यों हम लोग ऐसा करते हैं। अच्छी बात है, आप लोग इसको ध्यान देना। चलिए और हम लोग कुछ बात करते हैं आगे। The positive plate is at higher potential and negative plate at lower potential। आपका जो आपने जो कैपेसिटर फॉर्म किया था ना, तो उसमें जो कौन सा उसमें जो कंडक्टर होगा जिसपे चार्ज होगा पॉजिटिव उस वो होता है एट हायर पोटेंशियल, और जिसपे चार्ज होता है नेगेटिव वो होता है एट लोअर पोटेंशियल। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज नोन एज पोटेंशियल और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो दो कंडक्टर थे तो उसमें जिसपे चार्ज है पॉजिटिव उसका पोटेंशियल हाई होता है, जिसपे चार्ज है नेगेटिव उसका पोटेंशियल होता है लो। और उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, या उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर। तो ध्यान से देखिए कि जब भी हम लोग कैपेसिटर के बारे में स्टडी करते हैं तो हम लोग बात करते हैं उन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का, या हम लोग बात करते हैं उसके वोल्टेज का। कभी भी हम एक पार्टिकुलर प्लेट के पोटेंशियल की बात नहीं करते हैं। तो इसको भी आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना। कैपेसिटर का स्टडी हम लोग जब भी करेंगे तो हम लोग उसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही लेंगे। अच्छी बात है ना? ओके सर, मतलब अपने काम का चीज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या लिखा है। कंसीडर टू कंडक्टर्स प्लेस्ड नियर ईच अदर एंड गिवन चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर्स V प्लस एंड V माइनस, देन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज प्लस क्यू। ये जो हमने कहानी लिखा है उसी के आधार पे हमने ये आपको बताया अभी कि आपके पास अगर दो कंडक्टर हैं, आपने एक को दिया है चार्ज प्लस क्यू और एक को चार्ज दिया है माइनस क्यू, तो उससे क्या होगा कि एक जो आपका था कंडक्टर वो हो जाएगा एट हाई पोटेंशियल, तो उसका हमने वोल्टेज माना है V प्लस, और एक जो आपका होगा वो होगा एट लो पोटेंशियल, तो उसका हमने माना है V माइनस। देन चार्ज क्या बोलेंगे? देन हम लोग बोलेंगे कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्या? प्लस क्यू, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, एंड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर या पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो V प्लस माइनस V माइनस, और इसको हमने लिखा है खाली V से। समझ में आया ना? तो जब भी मैं कैपेसिटर के लिए ओनली V टर्म यूज करूँ ना, इसका मतलब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखा है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लो, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना कि कैपेसिटर के स्टडी करने में हम लोग क्या लेंगे? हम लोग हमेशा लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको मैं V से ही लिखता हूँ। ओके देखिए ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर। ये सिंबल में हम लोग क्वेश्चन में आपको ऐसा ही दिखेगा, कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिखता है, ठीक है ना, कैपेसिटर का सिंबल। तो आप लोगों से कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही सिंबल है कैपेसिटर का। ओके चलिए अच्छी बात है सर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट बात कि फॉर अ गिवन कैपेसिटर उस पे चार्ज कितना होगा? उस पे चार्ज होगा उसका कैपेसिटेंस और इनटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अच्छी बात है ना? ये हमने पहले भी आपको बताया था कि चार्ज होता है C इंटू V। पक्की बात है ना? तो अगर हम बात करेंगे किसका? कैपेसिटर का, मतलब कि हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स का, उस केस में आप C लेना, उसका जो कैपेसिटेंस होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स का वो हम लोग फाइंड करेंगे, और V क्या लेना? V लेना उनके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके ना? और देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है कि अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड until its potential becomes
इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाइड बाय सोर्स। इसका मतलब ये हुआ ना कि आपका जो कैपेसिटर था वो तब तक चार्ज होता है, वो तब तक चार्ज होता है जब तक कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने सोर्स अप्लाई किया था, और सोर्स मतलब क्या, हम लोग बात करते हैं बैटरी का, पक्की बात है ना। तो जब तक कि इसका कैपेसिटर का पोटेंशियल या वोल्टेज आप बोल सकते हो कि इस सोर्स के वोल्टेज के बराबर ना हो जाए, तब तक वो चार्ज होता रहता है। मतलब कि आपको जब भी इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज का बात करना हो तो आप बात करना कि कैपेसिटेंस और इनटू बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द बैटरी, ठीक है ना। ये आपका होता है मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। सबको आया समझ में ना? हाँ सर बिल्कुल, सबको समझ में आ गया। और जिस प्लेट को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे उस पर चार्ज आएगा प्लस, और जिसको हम लोग जोड़ेंगे बैटरी के माइनस से उस पर चार्ज आएगा माइनस। सब लोग इसको याद रखोगे, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। चलो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग कॉपी कर लो। आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे एक नोट्स लिखा है, और ये जो आपका नोट्स है ना, ये नोट्स है रिलेटेड टू द आइसोलेटेड कंडक्टर। ओके ना, ये मेरे मन में अभी जस्ट ख्याल आया कि इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने आपको सोचा कि थोड़ा सा वो जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर वाला, वो पहुंच करके थोड़ा सा ये आपको थोड़ा पहले बता दूं। ओके, देखो मैंने क्या लिखा है कि अब मेटालिक स्फीयर, और हमने यहाँ लिखा है आइसोलेटेड ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन एयर। ओके, फाइंड द मैक्सिमम चार्ज स्फीयर कैन होल्ड। ठीक है ना। अब देखिए, तो जब मैं आपको आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बोला था ना कि कोई भी कंडक्टर एक लिमिट तक चार्ज स्टोर कर सकता है, और वो लिमिट क्या होता है, वो लिमिट ये होता है कि उसके आसपास का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो उस मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोलो, सबको याद है ना? बिल्कुल। तो उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी आपका कंडक्टर मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो वही सवाल अपने पास है कि अब मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन एयर, फाइंड द मैक्सिमम चार्ज स्फीयर कैन होल्ड। तो हमने माना कि ये मेरे पास एक मेटालिक स्फीयर है, उस पर चार्ज है क्यू, और उसका रेडियस है कैपिटल आर, और हमने क्या बोला कि उसके सरफेस का फील्ड जो है, यही ना कि इफ चार्ज इज क्यू मैक्सिमम, इफ चार्ज इज क्यू मैक्सिमम, तो फील्ड क्या होगा? तो बोलिए बोलिए, तो उसके फील्ड भी होगा मैक्सिमम। एंड मैक्सिमम फील्ड कैन नेवर एक्सीड द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम, और यहाँ पे मीडियम मेरा क्या है? एयर। और हमको पता है कि एयर का 3 into 10⁶ वोल्ट पर मीटर इज द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब आप इसका यूज करके इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना आप रख सकते हो वो आप फाइंड कर सकते हो। आप सबको पता है कि फॉर अ मेटालिक स्फीयर या फिर फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर, उसके सरफेस पे कितना फील्ड आता है? Q/4πε0 r स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 3 into 10⁶, यही ना। अब ध्यान से देखो, तो ये जो आपका है 1/4πε0, इसका कितना होता है वैल्यू? 9 into 10⁹, तो मैंने लिख दिया इंटू क्यू, और यहाँ से आप लिखोगे 3 into 10⁶ r स्क्वायर। यहाँ से आपका क्यू देखो तो क्या आएगा, यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आपका क्यू आ जाएगा 3 into 10⁶ डिवाइडेड बाई 9 into 10⁹ r स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो 1/3 into 10⁻³ r स्क्वायर और कूलम, यही ना। ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम चार्ज आप जो स्टोर कर सकते हो, ये आपका आएगा जो मैक्सिमम चार्ज आप जो स्टोर कर सकते हो उस स्फेरिकल कंडक्टर पे। कितना है बोलो? 1/3 into 10⁻³ r स्क्वायर कूलम। अब आप इस फॉर्मूले को यूज करके उस स्फीयर पे मैक्सिमम चार्ज स्टोर हम लोग फाइंड कर लेंगे ना। अब देखो यहाँ से क्या आया कि Q मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कंडक्टर का साइज जितना ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, तो आप उसको उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो। सबको याद रहेगा ना? बिल्कुल, आप लोग ये याद रखना। अब देखो कि इसी क्वेश्चन, इसी आपका जो नोट्स पे ना हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आप ये दोनों क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको जो बताया है, आपको बस आर का वैल्यू पुट करना है यहाँ पे और चेक कर लेना है। हमने आपको आंसर भी लिख दिया है दोनों का, ये आप लोग खुद से ट्राई करना, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे अपना जो कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर वाला टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं फिर से। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी करना कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स और उसका फाइंड करना कैपेसिटेंस का वैल्यू। अच्छी बात है ना? हाँ सर बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से कि हमने
कंडक्टर का शेप कैसा लिया है, वो स्फेरिकल है या फिर वो सिलिंड्रिकल है या फिर वो एक थीन शीट है, उसके हिसाब से ना आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज करता है। समझ में आया ना कि आपने कौन से शेप का कंडक्टर यूज किया है। तो सबसे पहले जो हमने शेप का कंडक्टर लिया है वो हमने लिया है स्फेरिकल। कैसा लिया है? स्फेरिकल। तो जल्दी से सब लोग टॉपिक लगा लो, स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से फाइंड करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको देखो तो राइट साइड में एक नोट्स भी लिखा है कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर। हमने पहले क्या सीखा था कि हाउ टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कंडक्टर। तो वहां हमने यूज किया था कि C इक्वल टू क्यू बाई वी। यहाँ भी कुछ वैसा ही तरीका यूज करने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज देखो मैंने लिख दिया है। टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स या फिर कैपेसिटर यूज C इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या होगा? चार्ज ऑन द, जो भी आपका पॉजिटिव होगा, चार्ज ऑन पॉजिटिव कंडक्टर, एंड डिवाइडेड बाय यूज पोटेंशियल डिफरेंस। इन सिंगल कंडक्टर हम लोग यूज करते थे उसी का पोटेंशियल, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वही हमने बोला था कि जब भी आपको कैपेसिटर के बारे में स्टडी करना हो आप हमेशा लेना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स या बिटवीन द कंडक्टर्स। एक प्लेट, एक कंडक्टर का पोटेंशियल आपको कुछ नहीं देने वाला है, हमेशा आपको काम करना होगा पोटेंशियल डिफरेंस से। और उसको मैंने Q बाई V लिख दिया है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो मतलब कि इस जब भी हमको या जब भी मेरे को कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फाइंड करना हो या कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर, अब देखो मैं आगे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर नहीं बोलूंगा, मैं सीधे आपको कैपेसिटर ही बोलूंगा। ऐसा आप मान लेना कि आपको वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर ही यूज किया हुआ है। तो इसका आपको अगर कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो आपको Q बाई V का रेशियो फाइंड करने का, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब वो कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले देखो तो इस स्फेरिकल कैपेसिटर में भी बहुत सारे टाइप के आपके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और उसमें जो मैंने पहले सबसे पहले कंडीशन लिया है उसमें मैंने लिया है कि इनर स्फेयर, सॉरी यहाँ पे आप चेंज करो, आउटर स्फेयर इज अर्थेड। मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया इनर, यहाँ पे हमने लिया है कॉम्बिनेशन आउटर स्फेयर इज अर्थेड। मतलब कि आपने जो कंडक्टर्स लिए हैं उनका शेप कैसा है? उनका शेप है स्फेरिकल और उसमें भी अपने आउटर वाले स्फेयर को अर्थ कर दिया है। तो फिर हमको इसका फाइंड करना है कैपेसिटेंस का वैल्यू। देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगा, मैंने वहां पे लिखा है कि व्हेन अ चार्ज Q इज गिवन टू इनर स्फेयर इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस A, या फिर आप बोल सकते हो ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर स्फीयर। ये हमने पहले भी सीखा है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की। आप अगर किसी कंडक्टर को कोई चार्ज देते हो तो वो उसके आउटर सरफेस पे आके डिसाइड करता है। और हमने यहाँ पे जो सिचुएशन लिया है, यहाँ पे हमारे पास दो कंसेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल कंडक्टर हैं, एक का रेडियस A है एक का रेडियस B है, और हमने इनर वाले स्फीयर को चार्ज दिया है प्लस Q और हमने आउटर वाले स्फीयर को अर्थ कर दिया है। देखते हैं इसी सिचुएशन कैसा बन रहा है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज हमने दिया है वो उसके आउटर सरफेस पे आके हो जाएगा रिसाइड, तो कुछ ऐसा चार्ज बनेगा। और हमने सीखा है कि अगर इस इनर वाले स्फीयर के इस सरफेस पे चार्ज प्लस क्यू है तो ये जो आपका आउटर वाला स्फीयर था उसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। क्या सबको याद है ना? हम लोग जब सीखे थे कि चार्ज ऑन द ईच सरफेस ऑफ स्फीयर, कुछ याद आया? तो इसके इनर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और इस पे टोटल चार्ज 0 था, तो इसके क्या होगा? तो इसके आउटर सरफेस पे भी प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, इसके आउटर सरफेस पे भी प्लस क्यू चार्ज होगा। लेकिन हमने इस कंडक्टर के आउटर सरफेस को अर्थ किया हुआ है, मतलब कि ये जो इस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है ये है फ्री चार्ज, तो ये अर्थ में फ्लो कर जाएगा, ये अर्थ में फ्लो कर जाएगा। मतलब फाइनली इस आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं आने वाला है। मतलब जो भी आपका चार्ज आएगा वो आएगा इनर स्फीयर के आउटर सरफेस से प्लस क्यू एंड आउटर स्फीयर के इनर सरफेस से माइनस क्यू। क्या सबको ये समझ में आ रहा है ना? हाँ सर बिल्कुल। अब देखिए तो ये फॉर्म करेगा कैपेसिटर, ये फॉर्म करेगा कैपेसिटर और ये फॉर्म करेगा आइडियल कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ पे आपका चार्ज क्या है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन द फेसिंग सरफेसेस, है ना? अच्छी बात है सर। और इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, जरा हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चार्ज माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर, फुल स्टॉप। चार्ज प्लस क्यू इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर फ्लोज टू अर्थ एज इट इज ग्राउंडेड, जो मैंने आपको अभी जस्ट समझाया। अब देखिए यहां से हमने कुछ और भी कंक्लूजन निकाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0
इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इफ स्मॉल आर इज लेस देन स्मॉल ए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जो कि इस इनर स्फीयर के भी अंदर लाई कर रहा है, तो वहां फील्ड क्या होगा, जीरो। सबको पता है ना कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड फील्ड होता है जीरो। हाँ सर बिल्कुल, मतलब कि इधर आपने कोई अगर पॉइंट पी ले लिया है तो उस पर फील्ड हो जाएगा जीरो, पक्की बात है। आप अगर आपने अगर पॉइंट लिया है अब इस ए और बी के बीच में, देखो मैंने यहाँ उसको नाम दिया है पॉइंट क्यू। आपने अगर कोई पॉइंट क्यू लिया है ना, यहाँ पे पॉइंट क्यू मतलब पॉइंट आप एक्स मान लो, क्योंकि क्यू को हमने 4 से माना है, तो यहाँ पे आप मान लो कोई पॉइंट एक्स। अब देखो तो इस पॉइंट एक्स पे नेट फील्ड जीरो नहीं होगा। आप गॉस लॉ से भी यूज कर सकते हो कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू चार्ज आएगा, लेकिन इधर ए से बी तक, ए से बी तक मतलब इधर कहीं फील्ड आपका जीरो नहीं होने वाला है। इसके बाहर आप जैसे जाओगे, फिर से देखो व्हेन आर इज ग्रेटर देन बी, मतलब कि इस आउटर स्फीयर के भी बाहर आप जैसे ही चले गए, फिर से आपका क्या हो जाएगा, फिर से आपका फील्ड हो जाएगा जीरो। आप इसको गॉस लॉ से चेक भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या कि इस ये जो मेरा सिचुएशन है, इसके लिए फील्ड कहाँ आ रहा है, सिर्फ इन दोनों कंडक्टर के बीच में ही आ रहा है। आया समझ में ना, मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड है वो एक पार्टिकुलर रीजियन में कन्फाइंड है। मतलब कि ये जो मेरा कैपेसिटर फॉर्म हुआ है वो एक आइडियल कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, वो एक आइडियल कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है। अब मेरा बस काम क्या रह गया है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेना है इन दोनों स्फीयर के बीच में। अब देखिए, तो हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, सिर्फ इन दोनों के बीच में ही है। अब ये जो फील्ड होगा वो आपका कांस्टेंट नहीं है। फील्ड कैसा है, फील्ड इज वेरिएबल। फील्ड कैसा होगा, फील्ड आपका होगा वेरिएबल। समझ में आया ना, फील्ड आपका होगा वेरिएबल। हाँ सर बिल्कुल। तो अगर ये फील्ड वेरिएबल है और मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो वी विल यूज dv इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। कुछ याद आया ना, पोटेंशियल और फील्ड में बोलिए रिलेशन। हमको यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना था, इसलिए मैंने ये यूज कर लिया। अब देखिए, हम लोग मूव कर रहे हैं मूविंग रेडियली आउटवर्ड। हम लोग कहाँ करेंगे मूव, हम लोग करेंगे मूविंग रेडियली आउटवर्ड। हाँ सर बिल्कुल। तो फील्ड भी आपका कहाँ है, देखो फील्ड भी आपका आएगा रेडियली आउटवर्ड, और हम मूव भी कर रहे हैं रेडियली आउटवर्ड, मतलब कि आपका थीटा आने वाला है 0 डिग्री। इसका मतलब कि आप सिंपली यहाँ से लिख सकते हो कि dv इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे e इंटू डी आर। समझ में आया? ओके सर। अब देखो, तो यहां से किसी भी डिस्टेंस r पे, इसके सेंटर से, ये जो सेंटर O था, इससे कहीं भी डिस्टेंस r पे आपका फील्ड कितना आने वाला है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, या आप उसको लिख सकते हो माइनस यहाँ पे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा डी आर। अब देखो, तो हम कहां से कहां किए मूव, हम किए मूव फ्रॉम रेडियस ए से बी। रेडियस ए से बी तो हमने लिख दिया है ए से बी, और यहाँ पे मान लो ए का पोटेंशियल वी ए और बी का पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा वी बी। हमने यहाँ पे लिमिट भी पुट कर लिया। अब बस आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, बस आपको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए सर, तो सॉल्व करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/r² dr, और a से b 1/r² का होता है इंटीग्रेशन -1/r। ये सब अब आपको याद होना चाहिए। तो ये -1/r, ये आपका हो जाएगा a से b तक, या फिर आपका आ जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस प्लस कर दिया हमने, और लिमिट पुट करोगे आपका आ जाएगा 1/b माइनस 1/a, और ये आपका आ गया है vb माइनस va के इक्वल। बोलो सब लोग, ये आपका आ गया है vb माइनस va के इक्वल। हाँ सर बिल्कुल। इसको मैंने लिख लिया vb माइनस va इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/b माइनस 1/a। अच्छी बात है सर। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये जो मेरा स्फीयर ए था, जो जो मेरा था इनर स्फीयर, उस पर चार्ज था पॉजिटिव, और जो मेरा आउटर स्फीयर था उस पर चार्ज आया है नेगेटिव। मतलब कि इनर स्फीयर वाले का क्या आएगा, पोटेंशियल आने वाला है हाई। इनर स्फीयर वाले का पोटेंशियल आने वाला है हाई, मतलब कि आपको यहाँ पे यूज करना होगा VA माइनस VB। आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा VA माइनस VB। तो कोई नहीं, बस हम लोग साइन चेंज कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/b माइनस 1/a। बस अब आपका काम हो गया है। अब सिंपली आप इसको यूज कर लो VA माइनस VB, यहाँ से q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको जब आप एक मिनट यहाँ पे आप, हाँ यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/a माइनस 1/b, यही ना। हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, तो VA माइनस VB इक्वल टू, बोलो ये आपका आ जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a बाई ab। अब देखिए, तो ये VA माइनस VB को मैंने लिख दिया है v,
मैंने इसको लिख दिया है वी। वी मतलब क्या, उन दोनों प्लेट के बीच या उन दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वही ना। हाँ सर बिल्कुल। तो ये आ गया आपका v इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी। अब हमको फाइंड करना था इसका कैपेसिटेंस ना, हमको फाइंड करना है इसका कैपेसिटेंस। तो सी क्या होता है, देखो क्यू बाई वी। तो मैंने जब ये किया तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये देखो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अब ये आप लोग कभी मत भूलना, ये आपका हो गया है कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर इफ आउटर स्फीयर इज अर्थेड। यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, इफ आउटर स्फीयर इज अर्थेड। यहाँ पे ए और बी क्या है, रेडियस ऑफ द इनर एंड आउटर स्फीयर। सबको याद रहेगा ना। जल्दी से आप इसको कॉपी करो, जल्दी से आप इसको कॉपी करो। ये केस कब आएगा, जब हमने आउटर स्फीयर को अर्थ किया है। अब नेक्स्ट केस हम लोग लेंगे जहां पे हम लोग इनर स्फीयर को अर्थ करेंगे, वहां पे सिचुएशन चेंज कर जाएगा। समझ में आया ना। आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं। देखो ये हमने लिया है सेकंड केस, यहाँ पे मेंशन है कि इनर स्फीयर इज अर्थेड। लास्ट केस में क्या था, आउटर स्फीयर इज अर्थेड। देखते हैं कि इसमें कैसा बनता है सिचुएशन। चलो, तो इफ इनर स्फीयर इज अर्थेड देन चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर स्फीयर इज नेगेटिव से नेगेटिव एक्स। देखिए मैं एक बार इस सिचुएशन को फिर से आपको एक बार समझा देता हूं कि हमने दो लिए हैं कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स, रेडियस ए बी है। आउटर वाले को हमने चार्ज दिया है प्लस क्यू और इनर वाले को मैंने ग्राउंड कर दिया है। तो अगर मैंने इनर वाले को ग्राउंड किया है तो क्या होगा कि उस इनर वाले स्फीयर का पोटेंशियल आने वाला है 0। और ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था। आप अगर अभी फाइंड करने चाहोगे तो वो जो आपका इनर स्फीयर है ना, उस पर कुछ निगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, उस पर कुछ निगेटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि आपको उसका पोटेंशियल 0 करना है। समझ में आया ना। और वो जो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा वो फ्री चार्ज नहीं होगा, तो इस केस में वो फिर से आपका ग्राउंड में फ्लो नहीं करने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना कि कैसे ये सिचुएशन चेंज कर रहा है। तो हमने वही माना है कि इसको इनर स्फीयर को ग्राउंड करने से मान लीजिए कि उस पर चार्ज आया है -x। आपको अगर इसका वैल्यू फाइंड करना हो तो आप इसका पोटेंशियल 0 करके कर सकते हो। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया भी था जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ रहे थे। ओके सर, हाँ बिल्कुल। अब अगर इस इनर स्फीयर के आउटर सरफेस पे -x आया है, इसका मतलब कि इस -x के चलते इस आउटर स्फीयर के इनर सरफेस क्या होगा, एक +x चार्ज इंड्यूस होगा ना। वही हमने नेक्स्ट लिखा है। नाउ इक्वल पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर से +x। ओके, तो अगर उसके इनर, बोलिए, अगर उस आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे +x चार्ज इंड्यूस हुआ है तो सिमिलरली उसके आउटर जो सरफेस पे क्या होगा, -x चार्ज भी इंड्यूस होगा। मतलब कि उस आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आने वाला है, q-x। कितना आने वाला है, q-x। बोलो कितना आएगा, q-x आने वाला है चार्ज उसके आउटर सरफेस पे। अब देखिए यहां से लास्ट केस से ये कैसे हो रहा है डिफरेंट। लास्ट केस में क्या हुआ था कि आपका जो भी चार्ज था वो कहां था, वो सिर्फ था कि ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर स्फीयर एंड इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका चार्ज आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पे ही भी है। इसका मतलब कि इस केस में आपका जो फील्ड कन्फाइंड होने वाला है वो सिर्फ इन दोनों स्फीयर के बीच में नहीं आने वाला है। फील्ड आपका इस आउटर स्फीयर के बाहर भी आने वाला है, क्योंकि उधर आपका कुछ चार्ज बन जा रहा है। समझ में आया ना कि कैसे ये हो रहा है चेंज फ्रॉम द लास्ट केस। इसका मतलब कि इस केस में आपका ये जो कैपेसिटर फॉर्म हुआ है वो आपका आइडियल कैपेसिटर नहीं है। ये आपका आइडियल कैपेसिटर नहीं है तो सर फिर क्या है। तो चलिए अब देखिए इसका हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कैपेसिटेंस। तो हमने बोला ना कि ये जो आपका सिचुएशन है वो कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। वो कॉम्बिनेशन कैसा है, तो ध्यान से देखो, हमने वही लिखा है, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन द स्फीयर्स, फुल स्टॉप। दिस सिस्टम बिहेव एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर इन पैरेलल। और वो कैसे हैं पैरेलल में, तो उसमें एक जो आपका कैपेसिटर फॉर्म हुआ है ना, वो हुआ है बिटवीन ये आपका स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2, जो कि हमने लास्ट केस में जस्ट सीखा था। और सेकेंड जो आपका फॉर्म होगा ना, वो इस आउटर स्फीयर का अपना जो खुद का होगा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं आपको,
यहाँ पे जो कैपेसिटर फॉर्म होने वाला है वो आपका होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एक क्या होगा, एक आपका जो इस इनर स्फीयर और इस आउटर स्फीयर का मिलके जो बनेगा, चार्ज ड्यू टू -x और +x, जो कि हमने लास्ट केस में सीखा था कि इन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज था, तो इनका कुछ कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा। तो एक वो फॉर्म होगा कैपेसिटेंस, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फॉर्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस आउटर वाले स्फीयर के आउटर सरफेस पे भी कुछ चार्ज बच गया है, और वो जो कैपेसिटर होगा वो उसका जो खुद के चलते ओनली आइसोलेटेड कैपेसिटेंस भी हम लोग लेंगे। तो वही हम लिखा है कि सी नेट इक्वल टू C1 + C2। अच्छा, अभी आप फिलहाल ये अपने मन में बैठा लेना कि आपके पास अगर दो कैपेसिटर हैं पैरेलल में तो उनका सी नेट होता है C1 + C2, उनको हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे C1 क्या है? C1 इज द कैपेसिटेंस ऑफ इनर एंड आउटर स्फीयर, जो कि हम लोग जस्ट फाइंड किए हैं। और C2 क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस ऑफ आउटर स्फीयर ओनली, जो कि हम लोग पढ़े थे क्या होता है, 4πε0r, उसका खुद के चलते जो खाली होता है। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखो सी नेट क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका सी नेट आने वाला है C1। कितना आएगा C1? हमने जस्ट अभी फाइंड किया था 4πε0 AB डिवाइडेड बाई B माइनस A, एंड प्लस C2 क्या है? उस आउटर वाले स्फीयर का खुद के चलते जो होगा कैपेसिटेंस, तो आपका हो जाएगा 4πε0 B। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपका आ जाएगा 4πε0 B² माइनस 4πε0 AB डिवाइडेड बाई, ये पूरा यहाँ पे आपका पूरा आएगा डिवाइडेड में, डिवाइडेड बाई B माइनस A। कितना आएगा? B माइनस A। आप जब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने जाओगे तो कुछ आपका ये आ जाएगा 4πε0 B² बाई B माइनस A। ये देखिए आपका आ गया नेट कैपेसिटेंस इस केस में। ये आपका पिछले वाले केस से क्या है, डिफरेंस है। उस केस में था 4πε0 AB बाई B माइनस A, ठीक है ना। तो आप बस इसका जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू आप याद रखना, ये आपके स्कूल में आने का चांस बहुत ही कम है, बोर्ड में आने का चांस बहुत ही कम है। ये आपसे जेई या नीट में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना कि अगर इनर स्फीयर अर्थ था और हमने आउटर स्फीयर को चार्ज दिया था तो कितना होगा, सी हो जाएगा 4πε0 B² बाई B माइनस A। और अगर हमने इनर स्फीयर को चार्ज दिया है और आउटर वाले को अर्थ किया है तो जो लास्ट केस में आया था 4πε0 AB बाई B माइनस A आएगा। सबको ये बस आप ये फॉर्मूला याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा इससे पक्का। जल्दी से इसको कॉपी करो। अब हम लोग पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। इस और ये आपका सिचुएशन है लगभग सिमिलर टू जो हमने उसका था ना फर्स्ट केस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, वैसा ही ये भी है कि हमने भी यहाँ पे आउटर सिलेंडर को ही अर्थ किया है। देखो तो हमने इस केस में दो लिए हैं, दो कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल a एंड स्मॉल b। ओके, और हमने जो अंदर वाला सिलेंडर है उसको +q चार्ज दिया है और बाहर वाले सिलेंडर को मैंने अर्थ कर दिया है। तो देखिए इससे क्या सिचुएशन बनता है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, व्हेन चार्ज q इज गिवन टू इनर सिलेंडर इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स आउटर सरफेस। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जब भी हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं तो हम लोग लेते हैं हमेशा कंडक्टर, मतलब ये जो आपका सिलेंडर है वो कैसा है, वो है कंडक्टर, या आप इसको मेटालिक सिलेंडर भी बोल सकते हो। फुल स्टॉप। अ चार्ज -q इज इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर सिलेंडर। हाँ, इसमें कोई खास बात नहीं है, वो ये पता है। फुल स्टॉप। द चार्ज +q इंड्यूस्ड ऑन आउटर सरफेस फ्लोज टू अर्थ एज इट इज ग्राउंडेड। ये हमने कहा था ना कि ये तुम्हारा केस है सिमिलर टू द हमने जो स्फेरिकल वाला का पहला जो केस पढ़ा था कि अगर हमने यहाँ पे इनर सिलेंडर को प्लस चार्ज दिया है तो आउटर सिलेंडर के इनर सरफेस पे क्या होगा, माइनस चार्ज इंड्यूस होगा, सेम -q, और उसके आउटर सिलेंडर के आउटर सरफेस +q चार्ज इंड्यूस तो होगा, लेकिन वो ग्राउंड था और वो फ्री चार्ज था, इसलिए वो ग्राउंड में फ्लो कर गया। मतलब चार्ज सिर्फ कहाँ है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर स्फीयर एंड इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर, एंड दे विल फॉर्म आइडियल कैपेसिटर, दे विल फॉर्म आइडियल कैपेसिटर। और यहाँ भी आपका फील्ड क्या होगा, फील्ड होगा ओनली बिटवीन द टू सिलेंडर्स, मतलब कि आप अगर पहले सिलेंडर के अंदर आते हो तो भी फील्ड 0 और आप सेकेंड सिलेंडर के बाहर जाते हो तो भी आपका फील्ड हो जाएगा 0, नहीं ना। यहाँ पे फील्ड क्या है, फील्ड इज कन्फाइंड बिटवीन द सिलेंडर्स, एक पार्टिकुलर रीजन में फील्ड आपका कन्फाइंड है, तो ये आइडियल कैपेसिटर फॉर्म कर रहा होगा। अब हमको फाइंड करना है इसका कैपेसिटेंस, तो हमको फिर से करना क्या होगा, पहले हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा। और यहाँ पे फिर से आपका फील्ड क्या होने वाला है, फिर से आपका फील्ड होने वाला है वेरिएबल।
मतलब कि हम लोग यहाँ फिर से यूज करेंगे dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं मूव रेडियली आउटवर्ड, और फील्ड भी होगा कहाँ पे, रेडियली आउटवर्ड, तो आप सिंपल इसको माइनस ई डी आर लिख सकते हो। अब हमको फाइंड करना होगा ई, तो बोलिए ई है क्या, ई है क्या, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू सिलेंडर्स, और बिटवीन द टू सिलेंडर्स जो फील्ड आपका आने वाला है वो सिर्फ इनर सिलेंडर पे जो चार्ज है उसी के चलते आएगा। पक्की बात है ना, मतलब कि हम मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा होगा अपना सिचुएशन, ये रहा अपना इनर सिलेंडर, इस पे चार्ज था आपका Q, और हमको कहीं यहाँ पॉइंट P पे फील्ड फाइंड करना है, तो ये पॉइंट P क्या है, इस इनर सिलेंडर के लिए लाई कर रहा है आउटसाइड पॉइंट पे, और हमने सीखा था कि एक मेटालिक सिलेंडर के लिए फिर या फिर एक कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए उसके आउटसाइड पे कितना फील्ड होता है, कुछ याद है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कैपिटल आर था उसका रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और स्मॉल आर था उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। मतलब कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फील्ड क्या होगा, बोलिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आपका हो जाएगा इन द प्लेस ऑफ कैपिटल आर मतलब रेडियस हम लिखेंगे स्मॉल ए, एंड बाई आपका हो जाएगा उसके एक्सिस से डिस्टेंस। यही ना, पक्की बात है, हाँ सर यही आने वाला है। अब ध्यान से एक बात आप लोग और सोचो कि ये सिग्मा क्या था, सिग्मा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमको फाइंड करना है कैपेसिटेंस, तो हमको क्यू बाई वी का रेशियो फाइंड करना है, तो हमको फील्ड को भी क्यू के टर्म में लिखना होगा। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब कि क्यू बाई एरिया, सरफेस एरिया, तो हम लिखेंगे क्यू बाई टू पाई आर इंटू एल, एल इज द लेंथ ऑफ द बोथ सिलेंडर, जो भी आपका सिलेंडर था उसका हमने लेंथ ऐसा माना था, क्यू बाई टू पाई आर इंटू एल। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा ए और बाई आर ना। अच्छा यहाँ पे आप लिख दो, देखो यहाँ पे देखो एक बार थोड़ा सा आप यहाँ पे करो सुधार, ये जो स्मॉल आर था यहाँ पे आप लिखो स्मॉल ए, एक्चुअल में वो क्या है, वो है रेडियस ऑफ द इनर सिलेंडर। देखो तो यहाँ से क्या आएगा, इसको हम जब थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये कुछ आपका ऐसा आएगा, फील्ड आएगा क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बाई आर, कुछ ऐसा आने वाला है, पक्की ना। देखो मैं इसको क्यू बाई एल को ऐसे मैंने लिख दिया सेपरेटली, और आप इसको 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और क्यू बाई एल क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ से क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब कि आप इसको लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आर भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको 2k लेमडा बाई आर भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द मेटालिक सिलेंडर इज 2k लेमडा बाई आर होता है। हमने जो फाइंड किया था वो हमने फाइंड किया था इन टर्म ऑफ सिग्मा। ओके, अब देखिए मैंने आपको ये क्यों बताया ना कि बहुत सारे बुक में फील्ड का वैल्यू आपको 2k लेमडा बाई आर भी लिया हुआ आपको दिख जाएगा, तो उसमें कोई चाप नहीं है, आपका फील्ड आपकी किसी भी टर्म में लो, आपका लास्ट का फाइनल बोलिए रिजल्ट आपका सेम ही आने वाला है, क्योंकि हमको मतलब है चार्ज से, ठीक है। तो ये आपको मैंने इसलिए बताया कि कुछ किताब में आपको फील्ड का वैल्यू 2k लेमडा बाई आर दिया रहता है। चलिए, तो अब जो अपने को मेन काम है वो आपको काम है फील्ड इन द टर्म ऑफ चार्ज, और वो कितना है, वो है क्यू बाई एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो चलिए हम फाइंड करते हैं डीवी माइनस ई, कितना आ गया, देखो तो यू आ गया है, ई आ गया है क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर ना, और यहाँ पे आपका आ जाएगा डी आर। देखो तो यहाँ पे आपका क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल हो गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा डी आर बाई आर। अब आप पुट करो लिमिट, हमने मूव किया रेडियस ए से रेडियस बी तक, और यहाँ पे आपका हो जाएगा पोटेंशियल ए और पोटेंशियल बी। पक्की बात है ना, हाँ सर बिल्कुल कुछ ऐसा ही आने वाला है। देखो तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा वी बी माइनस वी ए, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और 1/r का क्या होगा इंटीग्रेशन, ये आपका हो जाएगा लॉग बेस ई, क्या हो जाता है, ये आपका होता है लॉग ना एल एन आर, या फिर आपको इसको लॉग बेस ई आर भी बोलते हो। तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन इसका। देखो आप लोग इसको याद रखना, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x, या इसको लॉग बेस ई एक्स बोलते हैं, ठीक है ना, सबको ये सब याद होना चाहिए। तो यहाँ पे r था तो हो गया ln r, या फिर लॉग बेस ई आर। पक्की बात है, हमने वही यहाँ पे किया है। अब हम लोग पुट करेंगे लिमिट, तो माइनस क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, देखो यहाँ पे आ जाएगा लॉग बेस ई बी,
माइनस लॉग बेस ई आपका यहाँ पे आ जाएगा ए। देखिए तो ये हमारा आया है वीबी माइनस वी ए, क्या आया है, ये मेरा आया है वीबी माइनस वी ए। और हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि वो जो सिलेंडर अंदर में है उस पर चार्ज था पॉजिटिव, तो उसका क्या आएगा, उसका पोटेंशियल आने वाला है ज़्यादा, मतलब कि हमको एक्चुअल में फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी। तो ये आपका हो जाएगा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग बेस ई बी माइनस लॉग बेस ई ए। और मैं यहाँ पे लॉग का थोड़ा सा यूज करूंगा, उसका लॉग का बोलिए क्या प्रॉपर्टी, तो आ जाएगा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और यहाँ से आ जाएगा लॉग बेस ई बी बाई ए। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका आ गया वी ए माइनस वी बी। अब देखो तो वी ए माइनस वी बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव कंडक्टर एंड निगेटिव कंडक्टर। तो मैं इसको लिख दूंगा कैपिटल वी, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आपका आ जाएगा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और यहाँ से आपका आ जाएगा लॉग बेस ई बी बाई ए। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कैपेसिटेंस, तो हो जाएगा सी इक्वल टू क्यू बाई वी ना। देखो जब आप ये करने जाओगे तो आपका आ जाएगा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई लॉग बेस ई बी बाई ए। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। आप इसको चाहो तो इस लॉग को आप बेस 10 में भी चेंज कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा बोलो, तो फिर आपका हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग बेस 10 बी बाई ए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका हो गया कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट। देखो इस केस में हम लोग इनर सिलेंडर को अर्थ करके नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है ना, आपको बस इतना ही तक करना है। आप बस इतना ही ध्यान रखना, आपके सिलेबस में यही सब है, सबको याद रहेगा ना। अब चलिए मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ, एक स्फेरिकल कैपेसिटर पे और एक सिलिंड्रिकल पे। आप लोग घर पे उसको ट्राई करना, पहले इसको जल्दी से कॉपी कर लो, और ये सब जो आपका रिजल्ट है इसको आप लोग याद रखना अच्छे से, ठीक है। अच्छा एक बात आप लोग और ध्यान रखना, यहाँ पे हमने मान के रखा है कि मेरा जो सिलेंडर था वो वैक्यूम में हमने रखा था। अगर आपने इस सिलेंडर को किसी मीडियम में रख दिया तब आपको यहाँ पे लिखना होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और फिर आपका हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 बी बाई ए। पक्का ना, या आप इसको 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के भी लिख सकते हो। के क्या है, के इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पक्का ना, बाई इंटू एल और बाई 2.303 लॉग बेस 10 बी बाई ए। आप ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब देखो यहाँ पे आपको साफ क्या दिख रहा होगा कि अगर आपने किसी भी कैपेसिटर को वैक्यूम के अलावा किसी मीडियम में रखा है तो उसका क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। तो आप लोग ये सब याद रखना, इसमें हम लोग आगे और भी चर्चा हमको करना है कि हम लोग कैपेसिटर को किसी और मीडियम में रखेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखना कि अगर हम कैपेसिटर को वैक्यूम के अलावा किसी मीडियम में रखें तो उसका वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, मतलब वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएगा, ठीक है ना। अब हम जा रहे हैं उस क्वेश्चन पे। ये मैंने होमवर्क दिया है सबके लिए, मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। द स्ट्रेटोस्फीयर एक्ट्स एज अ कंडक्टिंग लेयर ऑफ द अर्थ, फुल स्टॉप, if the stratosphere extends beyond 50 kilometer from the surface of earth, comma, then calculate the capacitance of the spherical capacitor formed between stratosphere and earth surface, full stop, take radius of earth 6400 किलोमीटर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये रहा अर्थ, ठीक है ना, और ये कितना है, ये रहा हमने मान लिया रेडियस ऑफ अर्थ। अब क्या बोला कि इससे 50 किलोमीटर ऊपर क्या फैला हुआ है, फैला हुआ आपका स्ट्रेटोस्फेयर, तो उसका क्या होगा, उसका ये हो जाएगा रेडियस, समझे ना आपका। तो ये जो आपका अर्थ है वो करेगा एक एज इनर स्फीयर, और जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है वो करेगा एक एज आउटर रेडियस। तो देखो मैंने यहाँ पे हिंट भी लिख दिया है, ए इक्वल टू 6400 किलोमीटर और बी आपका हो जाएगा 6450 केम, क्योंकि हमको क्या मेंशन किया है कि इससे ये ऊपर 50 केम पे है, ठीक है ना। तो इसका जो होगा रेडियस बी हो जाएगा 6450 किलोमीटर, ओके। अब आप लोग इस ए और बी को चेंज कर लेना मीटर में, फिर आप ये फार्मूला यूज करना, आपको आंसर मिल जाएगा, इसमें कोई भी चाप नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन जो हमने लिया है वो आपका बेस्ड है ऑन सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। क्वेश्चन है कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हैज टू कोएक्सियल सिलिंडर्स ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड रेडियाई 1.5 सेंटीमीटर, आप इसको मान लेना ए, एंड 1.4 सेंटीमीटर, आप इसको मान लेना बी। द आउटर सिलिंडर इज अर्थेड, जो हम लोग अभी सीखे थे वही किस लिया है, एंड इनर सिलिंडर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 3.5 माइक्रोकूलम। डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड पोटेंशियल ऑफ इनर सिलिंडर। तो सबसे पहले आप फाइंड कर लेना क्या इसका कैपेसिटेंस को कितना होगा, बोलो बोलो कितना होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, यही ना, डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग बेस 10 बी बाई ए। आप यहां से पहले फाइंड कर लेना कैपेसिटेंस। उसके बाद देखो तो हमको चार्ज दिया है कितना, 3.5 माइक्रोकूलम। तो यूजिंग v इक्वल टू क्यू बाई सी, यहां से फाइंड कर लेना ये वैल्यू ऑफ v। ये वैल्यू ऑफ v क्या देगा हमको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर सिलेंडर एंड आउटर सिलेंडर, है ना। यहां से आपका आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पोटेंशियल ऑफ इनर सिलेंडर, और आउटर सिलेंडर को अगर हमने अर्थ किया है मतलब क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा पोटेंशियल 0। तो जो भी आपका पोटेंशियल आएगा वो किसका आएगा, वो आपका आएगा ऑफ इनर सिलेंडर ही ना। तो सिंपल जो भी आपका Q बाई सी आएगा वो पोटेंशियल ऑफ आपका इनर सिलेंडर ही आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख दिया है, आप बस इसको ट्राई कर लेना और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक और तरीका जहाँ पे हम लोग कंडक्टर का शेप चेंज करेंगे। तो वो मेनली आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में अच्छे से स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप ये वाला लेक्चर कर लेना अच्छे से, और जो मैंने क्वेश्चन दिया वो भी कर लेना। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो तब तक टाटा बाय एंड टेक केयर, और सब लोग होमवर्क जरूर कर लेना।